हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा आपसे प्रॉमिस था आपको सॉल्व कराया जा रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट, इससे पहले वाली क्लास में आपको सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए गए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले हम न्यूमेरिक पोर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन जो है डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल के पोर्शन को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड का एक खा नंबर क्वेश्चन आप जानते हो, खा पार्ट है। कह रहा तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁻7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। आपको इसकी ऊर्जा का मान किसमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको लैम्डा दिया गया जिसको आप कहते हो तरंगदैर्घ्य। आपको तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान दिया -7 मीटर दिया हुआ है। अब आपको ऊर्जा का मान निकालना है, तो आप जानते हो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, फोटोन की ऊर्जा का। तो फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा आप जानते हो कि आपने पढ़ा होगा। किसकी थ्योरी है यहाँ पर, प्लांक क्वांटम थ्योरी है। उनके हिसाब से आप जानते हो ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है। जो ऊर्जा होती है वो कैसे चलती है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा। और आप जानते हो एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू। तो आप जानते हो हर एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, एच न्यू। और आप जानते हो न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, जहाँ पे सी आप जानते हो निर्वात में प्रकाश की चाल और लैम्डा प्रकाश की तरंग है। तो फोटोन की ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, एस सी बाई लैम्डा। एच आप जानते हो यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। चलो देखते हैं इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो एच का मान हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁻34। और अगर आप ध्यान दो तो सी आप जानते हो निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो कितनी हो जाएगी बेटा, 3 × 10⁸ बटे लैम्डा कितना है, 5 × 10⁻⁻7। गुणा कर लेते हैं, तो 3×6 = 18, 3×6 = 18 19 बटे 5 गुणे पावर को आप पहले मैनेज कर लो। यहाँ पे माइनस के 34 और प्लस का 6 माइनस के 26। और अगर आप देखो माइनस के साथ ऊपर जाएगा, किसमें जाएगा बेटा, प्लस के साथ। डिवाइड कर दो, 5 3 15 बचेगा 4, 5 9 45। कितना हो जाएगा बेटा, 5 3 15, इधर बचे 4, 5 9 45 और 5 8 40 गुणे 10 की घात कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 19। लेकिन ऊर्जा किसमें आएगी, जूल में। किसमें आएगी, जूल में। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आपको ऊर्जा किसमें निकालनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप हिंट यहाँ जानते ही होंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो आसानी से। बताओ बेटा, अगर हम जूल से बनाना चाहें, तो अगर आपसे उल्टा पूछे कोई कि एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो आप आराम से बता दोगे 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना इसी वैल्यू को 3.98 × 10⁻⁻19। किससे डिवाइड कर दोगे आप, 1.6 से, इंटू 10⁻⁻19 से। -19 से -19 कैंसिल। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो ये देखोगे, और पॉइंट आओगे तो ऊपर एक जीरो, यहाँ पॉइंट आएंगे तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगे। दोनों को आप इधर देखोगे कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 398/160। अब आप इसको ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दो, देखो यहाँ क्या कटने पे आ रहा है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर 160 को सीधा 398 से भाग कर दो, 16 दूना 32, यहाँ बचेगा 320, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ 7 और यहाँ पे 0, 16 पंचे 80, 16 चौको 64, यहाँ हो जाएगा 640, 0 4 1। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया था तब 0 बढ़ाया था, तो कितने बार जाएगा, लगभग आप जानते हो एक और 0 बढ़ा लेंगे, 16 9 140 का मतलब लगभग 8 बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या होगा, देख लीजिए बात फिर से। आपको क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁻7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप देखिए तरंगदैर्घ्य का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻7 मीटर, और फोटोन की ऊर्जा ई बराबर कितनी होती है, ई बराबर होता है 80 बाई लैम्डा, जहाँ पे आप जानते हो प्लांक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू कितनी थी 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 5 × 10⁻⁷। जब आपने यहाँ से कैलकुलेट वैल्यू की, तो ये ऊर्जा किसमें आएगी, जूल में। जबकि हमको कन्वर्ट किसमें करना है, जूल को हमको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर हम इधर से देखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट कर लोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा अच्छे से, तो आप इसको नोट पर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसी का सेकंड पार्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन जान तो कह रहे हैं प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आप जानते हो प्रिज्म में अगर आप देखते हो तो प्रिज्म ऐसे कुछ होता है, इसमें दो फलके होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो फलके होती हैं, एक इधर की प्लस, यहाँ पे इन दोनों फलकों को क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं इनको? अपवर्तक पृष्ठ। इसको भी क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इन दोनों पृष्ठों के बीच के कोण को हम बोलते हैं एंगल है, इसी को आप कहते हो प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्रिज्म कोण। इसका मतलब कह रहे हैं प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण को आप डेल्टा एम से दिखाते हो, तो डेल्टा एम और ए दोनों आपस में क्या है? बराबर है। कहने का मतलब प्रिज्म कोण और अधिकतम विचलन कोण क्या है? आपस में बराबर। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यहाँ पे आप जानते हो ए क्या है? प्रिज्म कोण, और डेल्टा एम क्या है? न्यूनतम विचलन कोण। क्या है बेटा? न्यूनतम विचलन कोण। अब आप देखो यहाँ पे तो साइन ए की वैल्यू किसके बराबर है? डेल्टा एम के बराबर है। तो जहां पर डेल्टा एम है वहां पर भी हम क्या ले सकते हैं? जहां एंगल एम है वहां पर भी हम क्या ले सकते हैं? एंगल ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अगर हम दोनों को जोड़ें तो ए और जुड़ के कितना हो जाएगा? 2a। तो यहाँ हो जाएगा 2a बाई 2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? साइन a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा बेटा? साइन a अपॉन नीचे कितना बचेगा? साइन a बाई 2। चलिए देखते हैं। अब अगर हम देखें तो इस साइन a को हम क्या ले सकते हैं बेटा? अगर हम अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब यहाँ पे 2 थीटा होता है तो इसका हाफ होता है। अगर यहाँ पर थीटा ही हो सिर्फ, तो आप बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। अब अगर थीटा के प्लेस में हम क्या लिख दें? ए, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब आप यहाँ पे ले सकते हो आसानी से 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 कॉस ए बाई 2। लेकिन आपको निकालना है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2 cos a by 2। यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। कहते हैं प्रिज्म का प्रिज्म कोण, तो आप जानते हो ये दोनों फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण जो होता है अल्पतम विचलन कोण के बराबर। तो न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण को आप इंग्लिश में बोलते हो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमने फॉर्मूला रखा है डेल्टा एम की जगह भी ए रख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो आधा करने पर कितना हो जाएगा? साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है और आप देख लोगे आंसर निकल आया। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन आप जानते हो आपका इसी पार्ट के का है। निम्नलिखित द्वार के निर्गत वायु के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो दिया गया गेट कौन सा गेट है बेटा? नैंड गेट। कौन सा गेट है यहाँ पे? नैंड गेट। और आप जानते हो नैंड गेट दो तरह के गेटों से मिलकर बनता है। कौन कौन से गेट थे? एक होता है आपका एंड गेट, और इसी के साथ अगर हम कंबाइन करें दूसरा कौन सा गेट होता है बेटा? नॉट गेट। कौन सा होता है? नॉट गेट। अब आप खुद बताओ बेटा, एंड गेट आप जानते हो इसका ऐसे बनता है ना, प्रतीक चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। यहाँ पे दो इनपुट लगाए जाते हैं, थोड़ा सा बना दीजिए, डी के शेप का होता है। आप इसमें हिंट याद रखिए, जो लास्ट में डी बनता है ना, लगभग ऐसे ही डी की शेप का होता है। ऐसे होता है, दो इनपुट होती हैं ए और ये बी। अगर आउटपुट की बात करें बेटा तो आउटपुट आपका y इज इक्वल टू होता है यहाँ पर a डॉट बी, जिसको आप पढ़ते हो a और एंड b। अब इसी से हम नॉट गेट को जोड़ रहे हैं, तो नॉट गेट में आउटपुट एक ही होता है, इनपुट भी एक ही होता है, तो ये हो जाएगा y। तो इसको y डैश मान लो कि दोनों सेम तो हो नहीं सकते, इसको जोड़ देंगे इसके इनपुट के लिए, कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू a डॉट b। ये आपका कौन सा गेट बन गया? दो गेटों के संयोजन से बना है, जैसे आप जानते हो एंड गेट, और दूसरा आपको पता है कौन सा? नॉट गेट। अब आपको पता है दोनों गेटों के संयोजन से बना है, तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा बूलियन व्यंजक क्या होगा? फाइनल बूलियन व्यंजक होगा a डॉट b। यही आप लिखते हो यहाँ पर बूलियन व्यंजक y इज इक्वल टू a डॉट b। यहाँ पे आपसे सत्यता सारणी नहीं पूछी गई तो कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आएगा, आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से कर ले जाओगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जानते हो अगला क्वेश्चन जो इसी सेट का सेट फर्स्ट का 4 का जो आपका क्वेश्चन है, क्या है नंबर क्वेश्चन? कह रहा है एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं
दो डायोप्टर है संपर्क में रखे, दोनों उत्तल लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। और आपको ये भी बताना है कि युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, कहने का मतलब लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा या अवतल लेंस की भांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है एक उत्तल लेंस है, तो यहाँ हमने माना एक उत्तल लेंस ये है आपका, और इसके साथ एक अवतल लेंस है। तो चलिए मान लिया अवतल लेंस है, दोनों को क्या रखा गया है, एक साथ रखा गया है, दोनों को साथ में रख के संयोजन बनाया गया है। अब इसमें उत्तल लेंस की जो क्षमता है P1 वो आपको दे दी गई है, कितनी दी गई बेटा, वो आपको दी गई है 10 डायोप्टर, प्लस में ली जाएगी। और अवतल लेंस की जो क्षमता है कितनी दी गई आपको, ये आपको दी गई है 2 डायोप्टर, तो आप जानते हो किसमें ली जाएगी, माइनस में, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता आप जानते हो कैसी होगी, ऋणात्मक, फोकस दूरी भी ऋणात्मक हो, आपको पता है लेंस की क्षमता भी कैसी होगी, निगेटिव। अब अगर हम ध्यान दें तो बेटा संयोजन की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो संयोजन की क्षमता P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2। और P1 का अगर हम मान ध्यान दें तो P1 का मान कितना है यहाँ पर 10, प्लस P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस का 2, तो 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 डायोप्टर। और ये धनात्मक वैल्यू, इसका मतलब आपका जो लेंस होगा वो किसकी तरह काम करेगा, उत्तल लेंस की बात। सारी बात समझ में। अब आपसे कह रहे हैं इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई। चलिए हमने माना यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर। कहने मतलब संयोजन से जो लेंस की दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -25। यहाँ यू क्यों नेगेटिव है, क्योंकि आप जानते हो वस्तु हमेशा चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, और बाईं ओर की दूरियां हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। तो ये आपको नेगेटिव चिन्ह के साथ लेनी है। अब आपको यहाँ पे बताना है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहने का मतलब बीम की स्थिति पूछी जा रही है, बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब अपने संयोजन की क्षमता तो निकाल ली है। अच्छा अगर आप ध्यान दो तो संयोजन की क्षमता तो हम यहाँ पे कैप्चर कर चुके हैं कितनी होगी, लेकिन आप जानते हो फोकस दूरी का हमें फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P बराबर 100/f, जहाँ f किसमें होता है, सेंटीमीटर में। तो 8 इज इक्वल टू 100/f। यहाँ पर अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 100/8, और आप जानते हो इसका मतलब होगा 25/2, जो लगभग किसके बराबर होगा, 12.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब के कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू आप 1/f की वैल्यू कितनी रखोगे, तो यहाँ पे आप रखोगे 25/2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, भी कितना रखोगे माइनस का 25, 2/25 माइनस माइनस प्लस, इधर फिर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 1/v। 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v बराबर कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर आप जानते हो। अगर हम क्या करेंगे इस पूरे संयोजन से, अगर हम क्या करें वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर आप जानते हो 25 सेंटीमीटर दूर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक छोटा चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जिसमें आप जानते हो जिसका मान कितना दिया गया है, 4.5 टेस्ला, जिसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया गया है आपको, जिससे आप किसको दिखाते हो, बी से, बी बराबर कितना दिया गया है, 4.5 टेस्ला में रखा तथा क्षण चुंबक की 6-7 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 डिग्री। तो आप जानते हो इस पर एक बाह्य बल आघूर्ण कितना काम करता है बेटा, तो यहाँ पर बाह्य बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण आपको दिया गया है, बल आघूर्ण को आप किससे दिखाते हो बेटा, टाउ से को आप टॉर्क कहते हो। तो कितना दिया गया, 4.5 × 10 की पावर -2 न्यूटन इंटू मीटर। ये आपको इसकी वैल्यू इतनी दे दी गई, न्यूटन इंटू मीटर। अब आपको बताना है इसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखो टाउ का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा, जहां पे आप जानते हो m क्या है, m है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ किलो निकालेंगे 4.5 × 10 की पावर -2। m की वैल्यू है आप जानते हो निकालनी है आपको, b की वैल्यू आपको दी गई है 4.5, और sin थीटा का कितना रखोगे आप 30 डिग्री। ये तो आपको कैंसिल हो रहा है, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू m sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। तो m इज इक्वल टू आएगा 2 × 10 की पावर -2, जहां पे आप जानते हो m का क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू होता है NIA। और आपको पता है NIA में के हिसाब से अगर आप देखोगे तो I की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, और एरिया के लिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये आपने m की वैल्यू निकाल ली। अब आपकी स्थित ऊर्जा पूछी जाए तो स्थित ऊर्जा का सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mb cos थीटा। निगेटिव यहाँ पे फॉर्मूला लगता है कहीं पे, देखना है साइन का तो आप जानते हो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जल्दी से, तो आप साइन को बाद में कंसीडर करना, पहले आप कैलकुलेशन कर लो। m की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 × 10 की पावर -2, b की वैल्यू है
4.5 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अगर आप यहाँ देखो तो 2 इंटू 10 की पावर -2 4.5 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल 4.5 और अगर आप जानते हो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई करोगे तो आप लगभग 7.7 इंटू 10 की पावर -2 जूल आपका आंसर आएगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये होप आपको सवाल समझ में आएगा, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाओगे। चलो आप इसको नोट करो, तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात। एकदम आसान क्वेश्चन। अगर आपको पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक तार जिसपे एक समान रूप से सारा आवेश क्या है वितरित है, ये प्लस 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 हमने माना प्लस क्यों आवेश इस पे वितरित है, इससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है बेटा 1/4πε0 2 λ/r। और आपने ये डेरिवेशन किसमें किया है गॉस के नियम में। तो इसका अगर मान की मान देखें तो ये इक्वल टू कितना जाएगा 9 × 10⁹ 2 λ/r। जो 9 × 10⁹ किसका मान है 1/4πε0 तो रखिए आगे पे 9 × 10⁹। अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में आपको रेखीय आवेश में तो लैम्डा का मान दिया गया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, ये आपको दे दिया गया है। और आपको दूरी r की बात दी गई तो 2 सेंटीमीटर में दी गई, जिसको आप 10⁻⁻2 से गुणा करके किसमें बदल दोगे मीटर में। तो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू है 2 × लैम्डा की वैल्यू कितनी जाएगी 10 × 10⁻⁸ और r की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 2 × 10⁻⁻2। 2 से 2 कैंसिल। अगर आप देखोगे तो पूरी पावर देखो 9 1 देखो यहाँ पे 9 और यहाँ पर पावर देखेंगे तो 9 1 10 10 में से 8 कितना बचेगा 2 10⁻2 माइनस में से ऊपर जाएगी किसमें जाएगी बेटा प्लस में। तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁴ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका मात्रा क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन एकदम आसान था, बस आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा ले जाओगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।